कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की किताब हम पढ़ रहे हैं और 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की जो किताब है, दो किताबें हैं ये। पहली जो किताब है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये आपकी पहली किताब है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें टोटल 9 अध्याय हैं और जो पहला पाठ है उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां ये हमने शुरू किया है। और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 5 मुख्य चुनौतियां आपकी बुक में दी गई हैं। उसमें पहली थी देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, दूसरी थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, तीसरी विकास की चुनौती, चौथी शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। तो इनके बारे में 4 की 4 चुनौतियों के बारे में हम पूरा एक वीडियो बना चुके हैं, तो सभी बच्चे उसको जरूर देखें सबसे पहले। और 5वीं चुनौती हम कर रहे थे और 5वीं चुनौती थी, जो 5वीं चुनौती की अगर हम बात करें इसमें से ये थी देशी रियासतों के रियासतों के विलय की चुनौती कि 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश में जो 565 देशी रियासतें थी उनको भारत में कैसे मिलाया गया उसके बारे में ये बताया गया है उस बात में। लेकिन इससे पहले हमने आपको, चाहे वो पहली वीडियो थी चाहे वो दूसरी वीडियो थी, उसमें एक खास चीज कराई है और वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये वो अधिनियम था, ये वो कानून था जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ब्रिटिश संसद द्वारा देश को आजाद कराने के लिए या देश में से अंग्रेजी शासन को खत्म करने के लिए ये कानून पास किया गया था। तो इसी कानून के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली और इसी कानून के तहत जो भारत में 565 देशी रियासतें थी उनको स्वतंत्रता मिली। लेकिन इसी कानून में एक और बात जो कही गई थी और वो था लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। ये एक विकल्प उनको दिया गया था देशी रियासतों को, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। इसमें 3 बातें कही गई थी लैप्स ऑफ पैरामाउंसी में देशी रियासतों को। जो पहली थी कि ये देशी रियासतों की राजाओं की मर्जी पर होगा कि चाहे तो वो भारत में शामिल हों, और दूसरा दिया गया था उनको चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हों, और तीसरा था उनकी मर्जी है, अगर उनको नहीं लगता है कि किसी भी देश में शामिल हों तो वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर भी रख सकते थे। तो ये काफी जो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी है काफी विवादित माना जाता है। वो इसलिए विवादित माना जाता है कि जो रियासतें भारत में या भारत की सीमा के अंदर थी उनको भारत में शामिल करना था, और जो रियासतें पाकिस्तान की सीमा के अंदर थी उनको पाकिस्तान में शामिल करना था। लेकिन जाते जाते अंग्रेज जब देकर गए देश को तो एक ये विवादित विकल्प भी देकर चले गए, और जब राजाओं को इस लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का पता लगा तो उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब क्योंकि ये राजाओं की इच्छा पर निर्भर था कि चाहे वो भारत में शामिल हों, चाहे पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर चाहे अपना स्वतंत्र अपने अस्तित्व को बनाए रखें, तो कुछ राजाओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ना उन्होंने एक निर्णय लिया कि ना तो वो भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, बल्कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देशी रियासतों के राजाओं को मनाने में और उनको भारत में शामिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और 15 अगस्त 1947 से पहले ही बहुत सारी रियासतों को, ज्यादातर रियासतों को जिनकी सीमाएं भारत से लगती थी या जो भारत के अंदर थी, उनको भारत में शामिल कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रियासतें रह गई थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था 15 अगस्त 1947 के बाद भी। और उसमें एक रियासत थी पहली, जूनागढ़ की रियासत,
ये हम कर चुके हैं, जूनागढ़ की रियासत कि इसको भारत में फिर कैसे मिलाया गया। दूसरी हमारे पास जो है रियासत थी वो थी हैदराबाद की रियासत। ये भी रियासत एक ऐसी थी जिसने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके जो राजा थे उनको निजाम कहा जाता था। तो ये भी एक वीडियो हम अलग से बना चुके हैं। और एक रियासत थी कश्मीर की रियासत, कश्मीर। और एक चौथी रियासत जो आपकी किताब में दी गई है वो है मणिपुर की रियासत। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी सीमाएं भारत के अंदर थी या जो भारत के अंदर थी, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब इनमें से हम 2 कर चुके हैं, जूनागढ़ की रियासत भी और हैदराबाद की रियासत भी। आज हम जो मेन करेंगे एक तीसरा और एक चौथा, ये 2 रियासतें करेंगे कि जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे शामिल किया गया और उसके बाद मणिपुर की रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया। तो जम्मू कश्मीर भी एक ऐसी रियासत थी जिसने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। पहले तो उन परिस्थितियों को जानेंगे कि किन परिस्थितियां, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। और उसके बाद फिर वो परिस्थितियां जानेंगे जिसके कारण बाद में राजा ने अपनी रियासत को भारत में शामिल करने का निर्णय लिया। तो दोनों परिस्थितियों का विस्तार से यह आपके लिए जानना जरूरी है कि क्यों पहले इनकार किया गया और बाद में क्यों उसको भारत में शामिल किया गया। तो कश्मीर रियासत है ये, अगर आप देख रहे हैं ये मानचित्र जो है ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। आगे हम बताएंगे कि सारा का सारा हमारा नहीं है, इसमें से ज़्यादातर पर कुछ पर चीन ने कब्जा कर लिया है कश्मीर के कुछ भाग पर, और कुछ भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो कश्मीर रियासत आज हमारा टॉपिक रहेगा कि कश्मीर को कैसे भारत में शामिल किया गया। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम कह सकते हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये राजा हरि सिंह का चित्र है। हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, पूरा जो नाम था महाराजा हरि सिंह। तो 1947 से पहले कश्मीर एक रियासत थी। हमने आपको बता दिया कि भारत में 565 के लगभग देसी रियासतें थी, तो कश्मीर भी एक बड़ी रियासत थी। इस रियासत की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम थी। हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसा हुआ है कि कुछ रियासतें ऐसी थी जहां जनसंख्या हिंदू थी, राजा मुसलमान था, और कुछ रियासतें ऐसी थी जहां जनसंख्या मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू था। ऐसी ही रियासतों में कश्मीर का नाम भी आता है। तो कश्मीर में ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम थी लेकिन यहाँ का राजा हिंदू था और उसका नाम महाराजा हरि सिंह था कश्मीर के। तो ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर रियासत के राजा का क्या नाम था, महाराजा हरि सिंह। रियासत की जनसंख्या मुस्लिम थी ज्यादातर, लेकिन जो राजा था, जो उन पर राज कर रहा था, ये चित्र आप देख रहे हैं, वो हिंदू था। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनको यहां जानना जरूरी है कि 15 अगस्त 1947 से पहले इस जो रियासत थी इसमें क्या घटित हुआ। लेकिन शेख अब्दुल्ला, अगर हम बात करें, शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर की एक क्षेत्रीय पार्टी है जो शेख अब्दुल्ला ने खड़ी की थी। तो ये शेख अब्दुल्ला वहां काफी प्रभाव रखते थे रियासत के समय से ही। तो लेकिन शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, राज्य में राजशाही के खिलाफ थे, यानी कि राजा के शासन के खिलाफ थे। राजशाही का मतलब है राजा का शासन, जिसमें राजा ही सब कुछ होता है और प्रजा को राजा के कहने से काम करना पड़ता है। तो शेख अब्दुल्ला जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे वो राजशाही के खिलाफ थे और वे कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, जनता के शासन की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए वे चाहते थे कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए महाराजा हरि सिंह अपना पद छोड़ दे, मतलब राजशाही को खत्म कर दे, राजा के शासन को खत्म कर दे और जनता का शासन लेकर आए। ये उसी समय की बात है जब जम्मू कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह का शासन था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे शेख अब्दुल्ला, वो राज्य में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते। तो लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती थी जब राजा अपना पद छोड़ दे। तो उन्होंने क्या किया, तो राजा को ये अल्टीमेटम दिया कि वो अपना पद छोड़ दे। लेकिन जब राजा ने ऐसा नहीं किया तो मई 1946 में उन्होंने महाराजा के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। यानी कश्मीर छोड़ो आंदोलन का मतलब है कि कश्मीर से निकालने का उनको निर्णय लिया गया जब राजा ने उनकी बात को नहीं माना। तो कश्मीर छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। ऐसा करने पर महाराजा हरि सिंह ने उन्हें
गिरफ्तार कर लिया और 3 साल के लिए जेल में डाल दिया। ये बात है मई 1946 की, यानी कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तभी से वहां राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था और शेख अब्दुल्ला जो थे वहां जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन राजा शासन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब राजा ने उनकी बात को नहीं माना तो उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। तो राजा ने उनको गिरफ्तार कर लिया और 3 साल के लिए जेल में डाल दिया। एक और खास बात जो यहां जानना जरूरी है कि क्या हुआ, आगे चल के आपको इसकी साफ पता लगेगा कि क्यों महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को भारत में शामिल नहीं करना चाहते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध थे और कांग्रेस के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के अच्छे मित्र थे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। आगे जाके इन चीजों का आपको पूरा पता लगेगा कि क्यों वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, तो और जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। इसका मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि राजा अपना पद छोड़े और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना करे। तो 1947 में जब वो समय आया, जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कश्मीर रियासत भी स्वतंत्र हो गई, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देशी रियासतें भी उसी दौरान स्वतंत्र हुई। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो कश्मीर रियासत भी स्वतंत्र हो गई। इस रियासत की सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से मिलती थी, यानी कि भारत से भी सीमा लगती थी और पाकिस्तान से भी सीमा लगती थी, लेकिन कश्मीर पहुंचने के सभी मार्ग पाकिस्तान से होकर जाते थे। कि इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि सीमा दोनों देशों से लगती थी, भारत से भी उसकी सीमा लगती थी कश्मीर की और पाकिस्तान से भी उसकी सीमा लगती थी। लेकिन कश्मीर, जम्मू कश्मीर पहुंचने के जो सारे मार्ग थे, जो सारे रास्ते थे, वो कश्मीर से होकर जाते थे। सारे के सारे रास्ते कश्मीर से होकर जाते थे। पाकिस्तान से अगर हम बात करें, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर जाने के सारे रास्ते पाकिस्तान से होकर जाते थे। भारत से उसका कोई सड़क मार्ग नहीं था, यानी कि कोई ऐसी सड़क नहीं थी जो भारत से सीधा पाकिस्तान जाती थी। इसलिए पाकिस्तान सोचता था कि जो जम्मू कश्मीर है उस पर पहला हक जो है वो पाकिस्तान का होना चाहिए। महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में नहीं मिलाना चाहते थे। इसकी वजह साफ थी कि वो, हम ये कह सकते हैं, पूरा पक्का तो नहीं, लेकिन क्योंकि महाराजा हिंदू थे तो अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल वो नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर एक और बात है कि पाकिस्तान में शामिल नहीं करना चाहते थे तो राजा के पास एक विकल्प था कि वो अपनी रियासत को भारत में शामिल करें, लेकिन दूसरी ओर वे अपनी रियासत को भारत में भी शामिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी व्यक्तिगत अनबन थी। व्यक्तिगत अनबन जो है हमने पीछे आपको बताई कि शेख अब्दुल्ला राज्य में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और शेख अब्दुल्ला के पंडित जवाहरलाल नेहरू से अच्छे संबंध थे। तो अच्छी इन्हीं संबंधों के कारण कि वो नहीं, राजा अपने पद को नहीं छोड़ना चाहते थे, तो पाकिस्तान में वो शामिल नहीं होना चाहते थे, भारत में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। और उसकी एक वजह थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी व्यक्तिगत अनबन थी। इसलिए महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को दोनों देशों में शामिल करने से इनकार कर दिया, कि उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया कि वे ना तो भारत में शामिल होना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, बल्कि अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। लेकिन राजा की सोचने से कुछ नहीं होने वाला था। अगर हम देखें हुआ क्या कि दूसरी ओर पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि राज्य की जनसंख्या या राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, इसलिए उसे पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। पाकिस्तानी नेताओं की यह सोच थी कि क्योंकि जनसंख्या मुस्लिम है, राजा हिंदू है, इसलिए जनसंख्या की बात सुनी जानी चाहिए, राजा की बात नहीं सुनी जानी चाहिए, और जनसंख्या को देखते हुए उसे पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। लेकिन इस बारे में कश्मीर के लोगों की अलग ही सोच थी। वो तो जो सोचने वाले थे वो पाकिस्तान के नेता थे, कि उनका ये मानना था कि राज्य की जो जनसंख्या है वो मुस्लिम है, इसलिए उसे पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन जनसंख्या के मुस्लिम होना ही काफी नहीं था। इस बारे में कश्मीर के लोगों की अलग सोच थी
और वे अपने आप को कश्मीरी पहले सोचते थे और बाकी सब कुछ बाद में मानते थे। उनकी ये मानना था कि वो कश्मीरी पहले, मुस्लिम नहीं है, बल्कि वो कश्मीरी पहले हैं और उसके बाद जो भी बात बनती है कि वो मुसलमान हैं या फिर हिंदू हैं, वो सब बाद में सोचते थे। वो कश्मीर को पहले अहमियत देते थे। उनका जो रीति रिवाज थी, उनके जो संस्कृति थी, वो अलग प्रकार की थी। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अब उसने चाल चलते हुए क्या किया कि अक्टूबर 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली लोगों की, कबायली मतलब जो वहां पर शेड्यूल ट्राइब होते हैं, जो भेड़े चराने का काम करते हैं, कबायली लोगों को अपनी तरफ से, क्योंकि सारे के सारे रास्ते पाकिस्तान से होकर जाते थे, अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। अक्टूबर 1947 सोच वही थी कि कश्मीर की जो ज्यादातर जनसंख्या है मुस्लिम है, इसलिए उसे पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। लेकिन इस बारे में कश्मीर के लोगों की अलग सोच थी कि वो भारत और पाकिस्तान में शामिल नहीं हो। वो अपने आप को कश्मीरी पहले समझते थे, बाकी सब कुछ बाद में समझते थे। इसलिए उन्होंने तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने अपने में शामिल करने के लिए एक चाल चली। अक्टूबर 1947 में अपना नाम ना आए कबायली लोगों को, वो उनको अस्त्र शस्त्र दिए, कबायली लोगों को अपनी तरफ से कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए या कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। ये चित्र आप देख रहे हैं कबायली लोगों का, तो वास्तव में ये लड़ने वाले लोग नहीं थे, लेकिन इनको अस्त्र शस्त्र थमा दिए गए और इनको ये कहा गया कि वो कश्मीर पर कब्जा कर लें, बाद में फिर पाकिस्तान उस पर कब्जा कर लेगा। तो ये कबायली लोग पाकिस्तानी सेना की मदद से कब्जा करते हुए श्रीनगर तक पहुंच गए, क्योंकि इनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे और अस्त्र शस्त्र देने का जो काम कर रहा था वो पाकिस्तान कर रहा था। तो ये कबायली लोग पाकिस्तानी सेना की मदद से श्रीनगर तक पहुंच गए। जब महाराजा हरि सिंह को लगा कि कबायली सारे जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, तो उन्होंने भारत से सहायता मांगी। जब कबायली लड़ते लड़ते श्रीनगर तक पहुंच गए, तो महाराजा हरि सिंह को लगा कि अब कश्मीर उनके हाथ से गया। और ऐसी स्थिति में हम बात कर रहे हैं उन परिस्थितियों की, जिन परिस्थितियों के कारण पहले तो जम्मू कश्मीर के राजा ने अपने आप को भारत और पाकिस्तान में शामिल करने से इनकार कर दिया, वो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और फिर हम बात कर रहे हैं उन परिस्थितियों की, जिन परिस्थितियों से घबराकर या जिन परिस्थितियों के कारण मजबूर होकर जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह को अपनी रियासत को भारत में शामिल करने का निर्णय लिया। तो जब कबायली लोग कब्जा करते हुए श्रीनगर तक पहुंच गए, तो उनको लगा कि कबायली लोग सारे जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, तो उन्होंने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। एक महत्वपूर्ण लाइन है, कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। मतलब हमने या भारत सरकार ने कश्मीर को अपनी, कहते हैं मजबूरी से कारण या फिर हमला करके शामिल नहीं। जिस प्रकार दूसरी रियासतों का हम वर्णन करते हैं कि जूनागढ़ की रियासत को सरदार पटेल ने कब्जा कर शामिल किया, इसी प्रकार हैदराबाद की रियासत ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया और ऑपरेशन पोलो चलाया गया। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर पर ऐसा कोई कब्जा नहीं किया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का निर्णय अपने आप लिया था। भारत में उसकी कोई मजबूरी नहीं थी या भारत ने उसकी कोई इस बारे में उस पर दबाव डाला था। तो हुआ क्या कि जब उसको महाराजा हरि सिंह को लगा कि जो कबायली लोग हैं जिनको पाकिस्तानी सेना मदद कर रही थी कि वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, तो उन्होंने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। भारत ने कश्मीर की इस प्रार्थना को मान लिया। दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जम्मू कश्मीर पर कब्जा नहीं किया, बल्कि महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की थी। तो कश्मीर की इस प्रार्थना को मान लिया महाराजा की, और एक संधि के द्वारा कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया। जो संधि थी, एक्सेशन ऑफ वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो संधि हुई थी और 16 अक्टूबर 1947 को ये संधि हुई थी, जिसमें महाराजा हरि सिंह, आप दोनों की फोटो में देख रहे हैं, ये महाराजा हरि सिंह है और ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया, तो भारत ने सेना को भेजकर कश्मीर घाटी में से घुसपैठियों को खदेड़ दिया। जो कबायली लोग कब्जा करते जा रहे थे कश्मीर पर, तो भारत ने अपनी सेना भेजी और अपनी सेना भेजकर कश्मीर घाटी में से
घुसपैठियों को खदेड़ दिया। लेकिन एक सबसे बुरी बात यह हुई कि जब तक ये कार्रवाई हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन जब तक यह कार्रवाई हुई तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। ये काफी समय इसमें निकल गया, राजा ने निर्णय लेते समय काफी टाइम लगा दिया, जिसके कारण जब तक भारत ने कार्यवाही की और जब तक भारत ने घुसपैठियों को कश्मीर घाटी में से खदेड़ा तब तक काफी देर हो चुकी थी। पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था और यह हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको हम आजाद कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, POK भी इसको कहते हैं, POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है या आजाद कश्मीर कहा जाता है। और जबकि भारत के हिस्से में जो रह गया है उसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारा का सारा जम्मू कश्मीर हमारा नहीं रहा है। एक बड़े चौड़े एक लंबे भाग पर जो पाकिस्तान है वो कब्जा कर चुका है, क्योंकि महाराजा ने कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए काफी देर लगा दी, जिसके कारण जो घुसपैठिए थे या पाकिस्तान था, एक लंबे हिस्से पर, एक चौड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। तो पाकिस्तान के कब्जे वाला पाक अधिकृत कश्मीर यहां पर दिखाया गया है। अगर आप इस मानचित्र को देखें, पाक अधिकृत कश्मीर, तो ये जो सारा का सारा ये ग्रीन है, ये पूरा का पूरा तो जम्मू कश्मीर है, लेकिन ये जो सारा का सारा है जिसको डार्क ग्रीन दिखाया गया है, ये आजकल पाकिस्तान के कब्जे में है और इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। ये जो थोड़ा सा दिखाया गया है अलग, ये पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन उन्होंने इसको चीन को दे दिया है और ये अक्साई चीन है। ये भी कश्मीर का ही भाग हुआ करता था। 1962 में क्या हुआ कि जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो इस बड़े भाग पर, जिसको हम लद्दाख का क्षेत्र कहते थे, 12 वर्ग मील तक का क्षेत्र है ये, तो तब इस पर चीन ने कब्जा कर लिया और आज भी ये चीन के कब्जे में है। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर का सारा हिस्सा हमारा नहीं रहा है। एक बड़े भाग पर पाकिस्तान कब्जा कर चुका है और एक छोटे जो दूसरा भाग बचा है उस पर चीन कब्जा कर चुका है। सिर्फ जो आप ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, ये वाला, इसको हम कह सकते हैं, ये वाला जो बिल्कुल लाइट येलो है, सिर्फ ये भारत के हिस्से में है, जिसको हम आजकल जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो इसी को अगर हम देखें, जो व्हाइट वाला है वो हमारा नहीं है, ये सारा का सारा पाकिस्तान के कब्जे में है। हमारे वाले में सिर्फ ये जो आप कलर वाला देख रहे हैं ये, तो उसमें जो है जम्मू कश्मीर में वर्तमान समय में 22 सेक्टर हैं दिखा रखे हैं। कथुआ है, जम्मू है, सांबा है, कुलगांव है, पुलवामा है, बड़गांव है। तो इस प्रकार से 22 सेक्टर में उसको बांटा गया है और 22 जो है ये लेह है। तो इस प्रकार से उसको 22 सेक्टर में बांटा गया था जब 1962 के बाद कुछ भाग पर चीन ने कब्जा कर लिया। तो जो संधि की बात हम कर रहे हैं कि जिस संधि के द्वारा, वो उसको हम कहते हैं एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो संधि होती थी जिसके द्वारा जो रियासतें थी उनको भारतीय संघ में शामिल किया जाता था। तो जिस संधि के द्वारा कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था, उसमें जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता की बात की गई थी, उनको स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी। जिस संधि के द्वारा कश्मीर को भारत में शामिल किया गया तो उसमें जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने की, स्वतंत्रता देने की बात की गई थी, स्वायत्तता को बनाए रखने की बात भी कही गई थी। इसलिए संविधान में धारा 370, ये एक इंपॉर्टेंट धारा है, कई बार प्रश्न में आ जाती है कि धारा 370 का संबंध किस राज्य से है। तो वर्तमान समय में इस धारा को खत्म कर दिया गया है कि वो हम आगे बताएंगे। तो जिस संधि के द्वारा कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था, उसी संधि के द्वारा उनको स्वायत्तता दी गई थी और एक धारा जोड़ी गई थी संविधान में, जिसको हम धारा 370 कहते हैं। तो धारा 370 का संबंध किस राज्य से, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस धारा 370 का प्रावधान करके इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है कश्मीर को और उनको स्वायत्तता देने की बात कही गई है। तो इसके बाद क्या हुआ कि भारत ने पाकिस्तान की इस कार्यवाही जो उन्होंने जम्मू कश्मीर पर की, जबरदस्ती उसको अपने में शामिल करने की कोशिश की, तो भारत ने पाकिस्तान की इस कार्यवाही को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया। लेकिन दुख की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया है और हम कह सकते हैं कि तब से लेकर आज तक कश्मीर जो है वो दोनों देशों, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद या फिर हम कहते हैं तनाव का कारण बना हुआ है। दोनों देश कश्मीर पर अपना अधिकार जमाते हैं।
भारत का कहना है कि हमने कश्मीर को जबरदस्ती शामिल नहीं किया है। पाकिस्तान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए, लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान की इस मांग को जायज नहीं मानता है, क्योंकि हमने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है। इसके बाद क्या हुआ कि जब वहां से राजा का शासन समाप्त हो गया तो मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री का मतलब है कि उस समय जो राजा के जो दीवान हुआ करते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो 1948 में मार्च 1900 जब स्वतंत्र हो गया, जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया गया, एक उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो शेख अब्दुल्ला को, क्योंकि शेख अब्दुल्ला शुरू से ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, तो प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसमें राज्य में सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन वास्तव में वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। शेख अब्दुल्ला जो है राज्य के मुख्यमंत्री बने। पाकिस्तान, एक जो महत्वपूर्ण बात हुई कि कश्मीर के बारे में, वो ये थी कि पाकिस्तान के आक्रमण के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति हमेशा के लिए विवाद का विषय बन गई। जब से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया उसके बाद से विवाद, वो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान जो है उस पर कब्जा जमाता है, लोगों से जनमत करवाने की बात करता है, भारत उसकी इस मांग को जायज नहीं मानता है। तो तब से दोनों देशों के बीच ये विवाद का विषय बन गई है। और इसके दो कारण हैं क्यों, किस बात को लेकर विवाद है दोनों देशों के बीच। एक जो है, इन दोनों कारणों को जानना सबसे पहले जरूरी है कि क्यों जम्मू कश्मीर दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। तो पहले की अगर हम बात करें नंबर 1 पर, कि कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान की गलत सोच है, जो उसका सोचना गलत है जम्मू कश्मीर के बारे में। कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान की गलत सोच है। उसने हमेशा ही यह दावा किया है कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। इसके पीछे वो तर्क देता है कि वहां ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है, इसलिए उसे पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये उसकी गलत सोच है, जबकि हमने पहले आपको बताया है कि कश्मीर के लोग ऐसा नहीं सोचते। वे अपने आप को कश्मीरी पहले सोचते हैं और बाकी सब कुछ बाद में सोचते हैं। और दूसरा, क्यों दोनों के बीच विवाद है, क्यों दोनों इस बारे में है, वो है धारा 370, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने की बात कही गई है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो स्वायत्तता दी गई है वह भी विवाद का विषय रही है। दोनों, पहला तो है कि वो पाकिस्तान की गलत सोच है, दूसरा धारा 370 है जो उसको स्वायत्तता दी गई है, वो भी एक विवाद का विषय रही है। और इस स्वायत्तता में क्या क्या बातें कही गई, इस धारा में कई ऐसी बातें हैं जो विवाद को जन्म देती है, और उन बातों को जानना जरूरी है कि इस धारा में कहा क्या गया है, क्यों हम कहते हैं धारा 370 का संबंध किस राज्य से है। तो इस जो धारा 370 है उसमें पहले नंबर की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा। ये सरासर बिल्कुल गलत धारा है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा, पूरे देश का एक अलग संविधान होगा, लेकिन धारा 370 में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, इसलिए भी ये विवाद का विषय रहा है। दूसरा है कि भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएं इस राज्य में लागू नहीं होंगी। संविधान में जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। और तीसरा है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू होंगे। तो आप इस धारा 370 को देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या कहा गया है और उन बातों को लेकर क्या क्या विवाद है। पहला है कि राज्य का अपना अलग संविधान होगा, दूसरा है कि संविधान में जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो सारी की सारी व्यवस्थाएं या वो सारे के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे, और तीसरी बात तो बड़ी हद की कह रखी है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून राज्य में उसकी सहमति से ही लागू होंगे। अगर राज्य सरकार चाहेगी तो तब वो जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, नहीं जम्मू कश्मीर में संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं हो सकते हैं। इसलिए विवाद होने के कारण इन दोनों बातों का कारण, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि धारा 370 के तहत इस राज्य को जो विशेष दर्जा दिया गया है उसके कारण यह राज्य भारत के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया है। जो अलग अलग बातें कही गई है कि पूरे देश में जो व्यवस्थाएं लागू होंगी वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगी, तो उसके कारण इस राज्य जो ये राज्य है वो भारत के साथ नहीं जुड़ पाया है। इसलिए ये लोग जो कहते हैं कि भाई ये नहीं जुड़ पाया है, इसलिए यह समूह मानता है कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर को भी अन्य राज्यों की तरह बना देना चाहिए। जिस प्रकार सारे देश में कानून लागू होते हैं
उसी प्रकार भारत के संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वो राज्य या जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने चाहिए। एक महत्वपूर्ण इसमें घटनाक्रम हुआ है और वो उसका घटनाक्रम का जिक्र करना जरूरी है, वो है 5 अगस्त 2019। ये महत्वपूर्ण घटना हुई है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर में से धारा 370 को हटा दिया गया है। यह आमतौर पर प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर में से अब धारा 370 के प्रावधान मैंने आपको बता दिए कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, जम्मू कश्मीर की अलग व्यवस्थाएं होंगी, ये सारी उसको चीजें दी गई थी, जिसके कारण कुछ लोगों को कहना था कि ये राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है वो भारत के साथ नहीं जुड़ पाया। इसलिए लोगों का मानना था कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए। तो भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया 5 अगस्त 2019। तो ये महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में से धारा 370 को कब हटाया गया, 5 अगस्त 2019 को, और एक संसद द्वारा अधिनियम पास किया गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो इस अधिनियम के द्वारा धारा 370 को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में कर दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है, बल्कि उसे केंद्र शासित क्षेत्र में, केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। एक का नाम रखा गया है जम्मू कश्मीर और एक का नाम बना दिया गया है लद्दाख। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दी है, यूटी बना दी गई है। चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अब क्या व्यवस्था की गई है। ये आप देख रहे हैं, ये पीओके है, ये हमारा नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये अक्साई चीन है, ये भी हमारा नहीं है, ये हमारे पास है। तो इसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। एक को नाम दिया गया है जम्मू और कश्मीर और एक को नाम दिया गया है लद्दाख। तो ये 2 भाग उसमें से बांट दिए गए हैं दोनों को, और राज्य का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का था वो खत्म कर दिया गया है। तो दोनों की जनसंख्या को अगर हम देखें, एरिया अगर देखें किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो 42,241 वर्ग किलोमीटर है। 1,22,58,433 लोग यहाँ पर रहते हैं। लद्दाख का अगर क्षेत्र देखें तो 59,146 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है। तो एरिया लद्दाख का ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या देखें तो 2,90,492 लोग वहां पर रहते हैं। तो ये क्षेत्र उसका ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या कम है, क्योंकि सारा का सारा जो है बर्फीला इलाका है ये। तो इसमें से खत्म कर दिया गया है, धारा 370 को हटा दिया गया है। और अब उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति व्यवस्था भंग हो गई थी उसके पटरी पर आने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी एक रियासत थी जिसने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, और वो रियासत थी मणिपुर की रियासत। तो सबसे पहले मणिपुर की रियासत को देख लेते हैं कि मणिपुर की रियासत कहां पर थी। अगर बात करें मणिपुर की, तो आजादी से पहले मणिपुर भी एक रियासत थी। ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, 1947 से पहले का है, पूरा का पूरा अखंड भारत का है। इसमें बांग्लादेश और जो है पाकिस्तान में मिले हुए हैं। ये सारा का सारा किसी जमाने में असम कहलाता था, और यहाँ पर एक रियासत होती थी जिसको हम कहते थे मणिपुर की रियासत। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले मणिपुर भी एक रियासत थी, और इस रियासत ने भी भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस रियासत के राजा का नाम बोधचंद्र सिंह था। इस रियासत के राजा का नाम बोधचंद्र सिंह था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मणिपुर रियासत के राजा क्या नाम था। ये चित्र आप उनका देख रहे हैं, तो उनका जो नाम था वो बोधचंद्र सिंह था। ये राजा का नाम है जो आपने याद रखना है, बोधचंद्र सिंह था। हुआ क्या कि आजादी के कुछ दिन पहले ही, यानी कि 15 अगस्त 1947 से कुछ दिन पहले ही उन्होंने, बोधचंद्र सिंह ने अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसको हम एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते थे। जो सहमति पत्र था जिसके तहत राजाओं को भारत में शामिल किया गया था। तो उन्होंने स्वतंत्रता से पहले ही अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके एवज में, तो भारत सरकार ने इसके एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बरकरार रखा जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये था कि मणिपुर जो है अपने आंतरिक मामलों में
या राजा जो है अपनी रियासत के आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होगा और जो भारत सरकार का जो काम होगा वो विदेशी मामलों तक होगा। तो विदेशी मामलों में उनको स्वतंत्रता दी गई थी। तो मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखी जाएगी। रियासत की जनता राजा पर चुनाव करवाने के लिए दबाव डाल रही थी। काम दो हो गए कि राजा ने अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन रियासत की जो जनता थी वो राजा पर चुनाव करवाने के लिए दबाव डाल रही थी। अतः जनता के दबाव के कारण महाराजा ने बोधचंद्र सिंह ने जून 1948 में स्वतंत्र होने के बाद जून 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर चुनाव करवाए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि सभी लोगों को, सभी स्त्री पुरुषों को जो एक निश्चित आयु को प्राप्त कर लेते हैं वोट देने का अधिकार होगा। उसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो राजा, जब जनता ने राजा पर दबाव डाला चुनाव करवाने का, तो राजा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर चुनाव करवाए। इस प्रकार मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। भारत में तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव 1952 में हुए, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए गए, तो वो मणिपुर है। भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत संवैधानिक राजतंत्र में स्थापना हुई। मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब था कि राज्य का जो है, राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार चलेगा, लेकिन वहां राजा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। राजा ही राज्य का मुखिया होगा, लेकिन जो सरकार है वो संविधान के अनुसार चलेगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए गए थे, तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। चुनाव के बाद मणिपुर में जो विधानसभा बनी उसमें भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। यानी कि जब चुनाव हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो इसके बाद वहां जो विधानसभा बनी, अगर वो उसकी बात करें तो विधानसभा में जो लोग शामिल थे, जो चुनकर आए थे एमएलए, उसमें उन बात को लोगों के बीच दो धड़ों में बटे हुए थे। भारत को उसको राज्य को भारत में शामिल किया जाए या नहीं। तो विधानसभा बनी, उसमें भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला लिया जाए, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो वहां कांग्रेस थी, विधानसभा जो बनी कांग्रेस, उसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के एमएलए थे। उसमें से जो कांग्रेस थी वो तो चाहती थी कि रियासत को भारत में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन जो दूसरी पार्टियां थी वो ये नहीं चाहती थी कि उनको भारत में शामिल किया जाए, क्योंकि भारत सरकार ने राजा को यह आश्वासन दिया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन जब विधानसभा बनी तो इसमें जो लोग थे वो दो धड़ों में बटे हुए थे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, अतः भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला अब मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा को करना था, क्योंकि वहां संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। तो विधानसभा ने यह फैसला, क्योंकि जो भी तब राजा की नहीं चलती है, विधानसभा में बहुमत पास करके ये निर्णय लिया जाता है कि उसको भारत में शामिल होना है या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना है। तो भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा को करना था, लेकिन भारत सरकार ने मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना महाराजा पर दबाव डाला कि वह अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करें। एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने का फैसला अब निर्वाचित विधानसभा को करना था, लेकिन भारत सरकार, यहां थोड़ी सी चूक हो गई भारत सरकार से। भारत सरकार ने मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना, उनसे कोई राय नहीं ली, महाराजा पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वो अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करे। और भारत सरकार के दबाव में आकर महाराजा ने अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर दिया, जबकि ये फैसला भारतीय संघ में शामिल करना है या नहीं वो विधानसभा को करना था। लेकिन भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला और महाराजा ने दबाव में आकर रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर दिया। भारत सरकार के इस कदम से मणिपुर के लोगों में नाराजगी के भाव पैदा हुए और उसका असर वहां आज तक देखा जा सकता है कि रियासत
के लोग, जो रियासत की जो विधानसभा थी निर्वाचित, वो दो भागों में बटी हुई थी। सिर्फ कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर को भारतीय संघ में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टियां ऐसा नहीं चाहती। तो इसके साथ ये हुआ कि सरकार ने, भारत सरकार ने राजा से तो राय ली, लेकिन जो विधानसभा थी वहां जो जनता द्वारा निर्वाचित की गई थी उससे राय नहीं। और इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में, मणिपुर के लोगों में नाराजगी के भाव पैदा हुए, और उनकी जो नाराजगी है वो वहां आज तक देखे जा सकते हैं। छोटे से जो अब तक हमने रियासतें करी हैं उनका एक रीकैप कर लेते हैं। और रीकैप में हमने करना है कि किस रियासत का विलय भारत में कब किया गया। अगर हम जम्मू कश्मीर रियासत की बात करें तो 26 अक्टूबर 1947 को उसको भारत में शामिल किया गया। 26 अक्टूबर 1947 को एक महत्वपूर्ण डेट है। और जूनागढ़ की रियासत को फरवरी 1948 में भारतीय संघ में शामिल किया गया। और इसी प्रकार हैदराबाद की जो रियासत है उसे सितंबर 1948 में भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो ये था रियासतों के विलय की चुनौती, सभी रियासतों को किस प्रकार से। हालांकि ज्यादातर रियासतों को भारत में शामिल कर लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 4 रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर की रियासत और मणिपुर की रियासत, जो सबसे रियासत थी जिनको भी बाद में बलपूर्वक करके, बल का प्रयोग करके शामिल कर लिया गया। कश्मीर रियासत को शामिल करते समय जो कुछ हुआ वो थोड़ा गलत हुआ, जिसके कारण वहां राज्य में या जम्मू कश्मीर में आज तक शांति स्थापित नहीं हो पाई। लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है, धारा 370 को वहां से समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। तो इससे अब पूरा जो भारत है वो एक हो गया है। धन्यवाद, नमस्कार।